हेलो गाइस। तो स्वागत है आपका हमारे आज अ, इस द बेस्ट भैया चैनल में। तो आज हम क्या पढ़ने जाएंगे? ज्योग्राफी। तो कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था इसीलिए क्योंकि होली था और मेरा तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं था। तो उसके लिए सॉरी, लेकिन फिर से अब मैं चैप्टर लाया हूँ आपके लिए, नया चैप्टर। और पिछला जो आपका इकोनॉमिक्स का जो पीपीसी बाकी था वो मैं अगले नेक्स्ट में आपका करा दूंगा। ठीक है। और अब से डेली वीडियो आएगी। तो बाकी पिछले कुछ दिनों के लिए सॉरी, मैं क्षमा मांगता हूँ आपसे। और आइए बिना लेट किए शुरुआत शुरुआत करते हैं एक नया जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर। तो आइए। तो जियोग्राफी का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है हमारा ह्यूमन जियोग्राफी। कौन सा चैप्टर है? जियोग्राफी का हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो ह्यूमन जियोग्राफी। क्लास 11 में आप जियोग्राफी में क्या पढ़े होंगे? फिजिकल जियोग्राफी पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे आप? आप पढ़े होंगे फिजिकल जियोग्राफी। ठीक है। लेकिन आप क्लास 12 में क्या पढ़ेंगे? क्लास 12 में आप पढ़ेंगे ह्यूमन जियोग्राफी को। ठीक है। ह्यूमन जियोग्राफी, इसका क्या नेचर होता है, क्या ह्यूमन जियोग्राफी होता है, और ह्यूमन जियोग्राफी के अंदर क्या क्या हम पढ़ते हैं, क्या क्या स्कोप होता है, ठीक, उस चीज को आज हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो बिना लेट किए आइए हम शुरुआत करते हैं। सब पहले हम क्या देखेंगे? पहले हम कंटेंट देखेंगे कि क्या क्या कंटेंट है। ठीक है। आइए। सबसे पहले हमारा जो कंटेंट है, सबसे पहले कंटेंट में आता है इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे? पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। पहले हम ये जानेंगे कि आखिर ह्यूमन ज्योग्राफी होता क्या है, क्या होता है ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक। फिर आगे हम डिफिनेशन जानेंगे कि क्या क्या डिफिनेशन, कौन किनके हिसाब से, कौन से जियोग्राफर और कौन से स्कॉलर के हिसाब से कि क्या डिफिनेशन होता है ह्यूमन जियोग्राफी का, उसको पढ़ेंगे। उसके अंदर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? उसके बाद नेचर पढ़ेंगे कि ह्यूमन जियोग्राफी का कैसा नेचर होता है। और तीन टाइप के आइडियोलॉजी जो होते हैं, जो एस्पेक्ट होते हैं, उस चीज को भी हम जानेंगे। आगे है आपका कि ह्यूमन जियोग्राफी समय के साथ कैसे बदलता गया, समय के साथ क्या क्या ऐसे परिवर्तन आए जिसके चलते ह्यूमन जियोग्राफी पहले जो था और आज जो है उसमें क्या डिफरेंस है, कैसे वो एडवांस होता गया। और लास्ट में ह्यूमन जियोग्राफी के अंदर क्या क्या फील्ड होते हैं। आपको लगता होगा ना कि ज्योग्राफी बस छोटा सा एस्पेक्ट है, हम बस इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। ज्योग्राफी का सिंपल मतलब क्या होता होगा? बस वही जो हम लोग इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, फॉरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, यही ज्योग्राफी होता है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ज्योग्राफी एक ब्रॉड फील्ड है और आपको इस ब्रॉड फील्ड को समझना होगा। तो वही ब्रॉड फील्ड क्या होता है उस चीज को हम पढ़ेंगे। किसमें? इस टॉपिक जो आपका फील्ड एंड सब फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है, इसमें हम पढ़ेंगे। आइए तो आगे स्टार्ट करते हैं अब। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम क्या कर रहे हैं? तो इंट्रोडक्शन में पहले हम फिजिकल जियोग्राफी। सबसे पहले जियोग्राफी क्या होता है? तो जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ अबाउट ह्यूमन अर्थ। ठीक। जियो मतलब सिंपली इन्वायरमेंट मतलब अर्थ, और ग्राफी मतलब होता है स्टडी। ठीक। तो हम स्टडी करते हैं इन्वायरमेंट का। ठीक। इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सी चीजें आ जाती हैं, लेकिन यदि हम स्पेशली फिजिकल इन्वायरमेंट की बात करें तो उसके लिए फिजिकल जियोग्राफी है। और ह्यूमन जियोग्राफी के अंदर हम किस चीज को बात करते हैं? तो ह्यूमन जियोग्राफी के अंदर हम बात करते हैं ह्यूमन एस्पेक्ट की। ठीक। सिंपल मतलब कि देखिए, फिजिकल जियोग्राफी में जब हम आते हैं, फिजिकल जियोग्राफी में हम फिजिकल इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। दैट मीन्स कि आप जब क्लास 11 में थे तो आपने क्या पढ़ा होगा? आपने पढ़ा होगा सॉइल के बारे में। फिजिकल जियोग्राफी में आपने क्या पढ़ा होगा? आपने पढ़ा होगा सॉइल के बारे में। ठीक। आपने पढ़ा होगा एयर के बारे में। दैट मीन्स कि जो एटमॉस्फेयर है आपका। आपने किसके बारे में पढ़ा होगा? आपने रॉक के बारे में पढ़ा होगा, लिथोस्फेयर पढ़ा होगा, आपने हाइड्रोस्फेयर वाटर के बारे में पढ़ा होगा, आपने बायोस्फेयर के बारे में पढ़ा होगा। बायोस्फेयर जिसमें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और हम सबको मिला के हम क्या बनता है? बायोस्फेयर बनता है। सब चीज, एटमोस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर, ये तीनों को मिला के जो बनता है वो क्या होता है? बायोस्फेयर होता है। तो ये सब चीज को आप लोग फिजिकल जियोग्राफी में पढ़े होंगे। लेकिन आज अब हम क्लास 12 में आ गए। क्लास 12 में हमारा जो सिलेबस है वो है ह्यूमन जियोग्राफी। क्या है? ह्यूमन जियोग्राफी। ह्यूमन जियोग्राफी नॉर्मली क्या होता है? ह्यूमन जियोग्राफी होता है रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच का रिलेशनशिप? तो रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल फिजिकल और ह्यूमन वर्ल्ड, ये दोनों के बीच का रिलेशनशिप। दैट मीन्स कहने का मतलब, ठीक है, आप देखते होंगे क्या? आप एटमोस्फेयर देखते होंगे। ठीक। एटमोस्फेयर हुआ ना। एटमोस्फेयर में बहुत सारी फिनोमेना होती है, वो नेचुरल हो गया। लेकिन एटमोस्फेयर में हम क्या करते हैं? फ्लाइट उड़ाते हैं, एरोप्लेन उड़ाते हैं, ये सब चीज होता है ना। तो हमने क्या किया? एक रिलेशनशिप डेवलप किया ना, किसके किसके बीच में? हम ह्यूमन है, हमने क्या किया? हमने टेक्नोलॉजी की मदद से कुछ डिवाइस बनाया, और वो उसी डिवाइस का यूज हम कहाँ कर रहे हैं? उसी इन्वायरमेंट में यूज कर रहे हैं। तो एक रिलेशनशिप बना। ठीक। अब जैसे रॉक्स हो गया। ठीक। तो सबसे पहले जो रॉक्स था, तो ठीक है, रॉक्स को जब हमने रब किया, फ्रिक्शन हुआ, तो उससे आग जनरेट हुआ।
तो रॉक्स तो हमारा फिजिकल हो गया, और ह्यूमन बींग्स जो जिन्होंने क्या किया, उसको फ्रिक्शन करके उससे जो हीट प्रोड्यूस किया, आग पैदा किया, तो एक रिलेशनशिप बना दोनों के बीच में, तो यही क्या है, ह्यूमन जियोग्राफी है। ठीक, अब इसमें कुछ आपकी क्या है एक्सपेक्ट है, जैसे लॉ मेकिंग, जो लॉ बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नोमोथेटिक। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लेंगे। ठीक, या फिर इसको पॉइंट करके लिख लेंगे। लॉ मेकिंग थ्योराइजिंग का मतलब क्या होता है, नोमोथेटिक इसको हम कहते हैं जियोग्राफिकल लैंग्वेज में, और जो आइडियोग्राफी ग्राफिक होता है इसको हम लोग डिस्क्रिप्टिव कहते हैं। ठीक, ये बस नेम है। आगे जियोग्राफी पढ़ने के नॉर्मली 2 अप्रोच होते हैं। कितने अप्रोच होते हैं, 2 अप्रोच होते हैं। पहला अप्रोच कौन सा होता है, पहला अप्रोच जो होता है आपका वो होता है रीजनल जियोग्राफी। ठीक, रीजनल जियोग्राफी जिसमें हम रीजन स्पेसिफिक पढ़ते हैं। क्या होता है, रीजन स्पेसिफिक। दैट मीन्स कि आपको बता दें कि अगर हम कोई भी रीजन ले लिए, ठीक है, झारखंड एक रीजन हो गया, अगर हम रीजन स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं कि झारखंड का इन्वायरमेंट कैसा है, झारखंड का क्लाइमेट कैसा है, झारखंड का सॉइल कैसा है, झारखंड का एटमॉस्फेयर कैसा है, तो जब हम रीजन स्पेसिफिक होकर पढ़ते हैं जियोग्राफी को, तो इस अप्रोच को हम क्या कहते हैं, रीजनल अप्रोच। लेकिन हम जब सिस्टमैटिक वे से पढ़ते हैं, सिस्टमैटिक वे से कैसे, क्लास 11th का आपने पढ़ा होगा ना, पहले क्या पढ़ा होगा, पहले आपने लिथोस्फीयर पढ़ा होगा। ठीक, लिथोस्फीयर के बाद आप शायद पढ़े होंगे हाइड्रोस्फीयर, फिर आप एटमॉस्फेयर पढ़े होंगे, लास्ट में बायोस्फीयर। एक सिस्टमैटिक वे है। सबसे पहला चैप्टर तो आपका अर्थ वाला है, जिसमें आप अर्थ और प्लैनेट के बारे में बताया गया है। ठीक, उसके बाद वैसे करके धीरे धीरे एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट में दिया हुआ है। ठीक, तो वो वैसे पढ़ने के तरीकों को हम क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक जियोग्राफी। और दूसरा तरीका है कि आप मान लीजिए कोई भी रीजन, आप अंटार्कटिक ले लिए, वहाँ का क्लाइमेट पढ़ने लगे, वहाँ का एटमॉस्फेयर पढ़ने लगे, आप ऑस्ट्रेलिया ले लिए, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का एटमॉस्फेयर, वो सब के बारे में आप जानने लगे। तो 2 अप्रोच है, रीजन स्पेसिफिक और सिस्टमैटिक अप्रोच या सिस्टमैटिक स्पेसिफिक। ठीक है, आगे आशा है कि आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपको समझ आता है या नहीं। नहीं आता तो मैं और अच्छे से ट्राई करूंगा, जहां दिक्कत होता है मैं आपको वो और वहां से अच्छे से समझाऊंगा। ठीक, आगे चलिए। अब आगे है डिफिनेशन। किसका डिफिनेशन, ह्यूमन जियोग्राफी का। तो जैसा कि हमारा कंटेंट में था कि हम क्या करेंगे, ह्यूमन जियोग्राफी का डिफिनेशन पढ़ेंगे बहुत सारे स्कॉलर के द्वारा। एक चीज कभी भी एग्जाम में आए तो आप स्कॉलर के नाम से ही डिफिनेशन लिखिएगा, ऐसे थोड़ा क्या होता है, स्कोर ज्यादा होता है और थोड़ा अट्रैक्टिव होता है, टीचर समझता है कि हाँ बच्चा पढ़ा है। ठीक, नॉर्मल तो कोई भी लिख सकता है कि ह्यूमन जियोग्राफी इज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द मैन एंड द फिजिकल इन्वायरमेंट। लेकिन आपको क्या करना है, आपको अच्छे से, आपको हाई स्कोर करना है, ज्यादा स्कोर करना है, तो आपको मेहनत भी करना होगा, आपको अच्छे से लिखने भी आना। बहुत सारे पता है क्या होता है, बहुत सारे को नॉलेज रहता है लेकिन आंसर राइटिंग लिखने नहीं आता है, तो उस आंसर राइटिंग को लिखने का भी एक तरीका होता है। तो वैसे ही ठीक है, तो आइए अब डिफिनेशन देखते हैं। फ्रेडरिक रैटचल साहब, हमारे जो फ्रेडरिक रैटचल जी हैं, रैटचल जी क्या बोलते हैं कि रैटचल जी बोलते हैं कि ह्यूमन जियोग्राफी जो है वो सिंथेटिक स्टडी है। किसके बीच का, तो ह्यूमन सोसाइटी, हमारा जो सोसाइटी है और अर्थ का सरफेस है, ये दोनों के बीच के में जो भी फेनोमेना हो रहा है वो सब क्या है, ह्यूमन जियोग्राफी है। वो दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो क्या है, ह्यूमन जियोग्राफी है। अब वाइडल डीला ब्लेस जी आते हैं, बोलते हैं नहीं, अब मैं भी तो डेफिनेशन दूंगा। तो वो क्या बोलते हैं कि ह्यूमन जियोग्राफी इज द रीसेंट स्प्राउट फ्रॉम द वनीरेबल ट्रंक ऑफ जियोग्राफिकल इशू। मतलब कहने का मतलब ऐसा है कि ह्यूमन जियोग्राफी क्या है, रीसेंट स्प्राउट है। मतलब कि जियोग्राफिकल इशू तो मतलब जियोग्राफिकल टर्म्स है, जियोग्राफी जो है आपका वो बहुत लंबे समय से है, लेकिन ह्यूमन बहुत समय बाद आए हैं। बहुत समय के बाद उन्होंने, पहले तो अर्ली ह्यूमन थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने डेवलपमेंट किया। तो ह्यूमन जियोग्राफी एक रिसेंट स्प्राउट है, एक नया जन्म लिया हुआ क्या है, स्प्राउट है नया। स्प्राउट मतलब क्या होता है, जैसे बीज उगता है तो बीज से फिर छोटा छोटा जब निकलता है, स्टार्टिंग जब अर्ली फेज दिखेगा तो उसको हम लोग स्प्राउट कहते हैं। तो अभी नया फेज है, नया निकला है ह्यूमन जियोग्राफी, कहाँ से, तो वनीरेबल ट्रंक, एक बड़ा सा वनीरेबल ट्रंक है जियोग्राफिकल इशू का, वहां से। ऐसा कहने वाले वाइडल डेला ब्लेस है। एलएनसी सैंपल कहते हैं कि ह्यूमन जियोग्राफी क्या है, तो ह्यूमन जियोग्राफी जो है वो चेंजिंग रिलेशनशिप है, किसके बीच में, अनरेस्टिंग मैन। मैन कभी भी रेस्ट नहीं कर सकता, मतलब सिंपल नॉर्मल मैन की बात नहीं हो रही है, पूरे वर्ल्ड यूनिवर्स की बात हो रही है। सभी मैन कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करेंगे, और अर्थ भी अनस्टेबल है, अर्थ में भी हमेशा कुछ ना कुछ फेनोमेना होते रहता है। तो रैटचल कहते हैं कि सिंथेटिक स्टडी है किसके किसके बीच का, ह्यूमन सोसाइटी और अर्थ सरफेस के बीच का। ठीक, एलएनसी सैंपल जी बोलते हैं कि नहीं, ये क्या है, चेंजिंग रिलेशनशिप है बिटवीन अनरेस्टिंग मैन और अनस्टेबल अर्थ के बीच का। ठीक, आइए आगे। अब आगे है, सॉरी, आगे है आपका नेचर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। ह्यूमन जियोग्राफी का क्या क्या नेचर है, तो सबसे पहले ह्यूमन जियोग्राफी जो है वो क्या करता है, इंटर रिलेशनशिप आपको बताता है, किसके किसके बीच का, फिजिकल इन्वायरमेंट और सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट जो कि ह्यूमन बीइंग द्वारा बनाया गया है, दोनों के बीच में इंटरेक्शन है। सिंपल देखिए क्या है, सॉइल है,
सॉइल तो हमारा क्या है, फिजिकल इन्वायरमेंट। ध्यान से समझने का ट्राई कीजिएगा। सॉइल क्या है हमारा, सॉइल हो गया हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट, ठीक। अब फार्मर, फार्मर क्या होगा, ह्यूमंस हो गए, ठीक। अब फार्मर यहाँ टेक्नोलॉजी के मदद से सीड लगाता है, और वो सीड से क्या होता है, फिर क्रॉप्स मिलता है। तो एक रिलेशनशिप तैयार हुआ ना दोनों के बीच के इंटरेक्शन से, फिर क्रॉप्स बना, हम वो क्रॉप्स खाते हैं, हम सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक। वैसे ही क्या हुआ, सॉइल पे हम रोड बनाए, सॉइल पे हम घर बनाते हैं, तो एक इंट्रैक्शन बना ना, फिजिकल इन्वायरमेंट हुआ आपका सॉइल, उस पे हम लोग और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की मदद से हम अपना क्या कर रहे हैं, और रिलेशन बना रहे हैं, दोनों के बीच में एक इंट्रैक्शन हो रहा है। तो उसी चीज को हम क्या कहते हैं, ह्यूमन जियोग्राफी कहते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल दिया, हाउस हो गया, विलेज, सिटीज, रोड रेल नेटवर्क, इंडस्ट्रीज, फार्म्स, पोर्ट, आइटम ऑफ आवर डेली यूज, ये सब क्या है, ये सब आपका क्या है कि ह्यूमन जियोग्राफी के द्वारा बना है, ठीक। फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट किए हैं हम लोग, और इस चीज को हम क्या किए हैं, बनाए हैं। वाइल फिजिकल इन्वायरमेंट का जो भी, फिजिकल इन्वायरमेंट को आज दिन प्रतिदिन हम क्या करते जा रहे हैं, मॉडिफाई करते जा रहे हैं, जो कि धीरे धीरे हमारे ह्यूमन लाइफ को भी क्या कर रहा है, इम्पैक्ट कर रहा है। जैसा कि आज आप क्या करेंगे, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम देखते होंगे, ग्लोबल वार्मिंग हो गया आपका, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, ओजोन लेयर में डिप्लीशन हो गया, ये सब क्या हो गया, ये सब ह्यूमन एक्टिविटी का ही नहीं इम्पैक्ट है, ठीक। तो अगर हम फिजिकल इन्वायरमेंट को भी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं तो क्या होता है कि वो हम ही को इम्पैक्ट करने लगता है। इसीलिए हमें भी क्या करना चाहिए, लिमिटेड वे में क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए, सावधानी से करना चाहिए, ताकि क्या हो कि हम ही को नुकसान ना हो। आगे आपका कुछ आइडियोलॉजीज है, कुछ धारणाएं हैं, कुछ एक्सपेक्ट है, जिसमें आता है पहला आपका नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। नेचुरलाइजेशन मतलब प्रकृतिवाद। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। क्लास 11th में हम लोग तीन चीज पढ़े थे, एक डिटर्मिनिज्म पढ़े थे, एक पॉसिबिलिज्म पढ़े थे, और एक नियो डिटर्मिनिज्म पढ़े थे। बुक में नहीं था लेकिन हमें बताया गया था, ठीक। लेकिन उस चीज का डिस्क्रिप्शन हम क्लास 12th में करेंगे। सबसे पहले देखिए कि नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन क्या होता है। तो नेचुरलाइजेशन, इन द अर्ली स्टेज ऑफ देयर इंटरेक्शन, जब ह्यूमन सबसे पहले आया, अर्ली ह्यूमन जब आया था तो वो कैसे जिंदा रहता था, आप बताइए तो। अर्ली ह्यूमन आया था तो सबसे पहले तो पहले ना तो उसको पता था कि भाई ऐसे आग जलता है, ऐसे हंटर करके हम लोग खाते, ऐसे हम लोग मुर्गा बनाते हैं मस्त एकदम मसाला डाल के एकदम लाजवाब। क्या वैसे उन लोग जीता था, नहीं ऐसे नहीं करता था। उन लोग अर्ली ह्यूमन था, उन लोग डिपेंड होता था डायरेक्ट इन्वायरमेंट पे, डायरेक्ट नेचर पे। नेचर अगर उन लोग को देता था तो उन लोग खाता था, नेचर नहीं हो पाता था, मतलब पूरी तरह से उन लोग किस पे डिपेंड था, नेचर पे। लेकिन आज हम नेचर पे डिपेंड नहीं है, पूरी तरह से नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया, हमने पॉसिबिलिटी क्रिएट कर लिया है। पहले अगर उन लोग को ठंडा लगता तो ठंडा झेलना पड़ता था भाई, उन लोगों को ठंडा लगता झेलना पड़ता था। ऐसा नहीं था कि हीटर था रूम में, चल भाई अर्ली ह्यूमन से एकदम पूरा गए झोपड़ी में, भाई हीटर ले हीटर ले, हीटर ले, ठंडा लग रहा है, ऐसा तो नहीं था। पहले उन लोग को नेचर के ऊपर डिपेंड होता था, नेचर जैसा था उन लोग को अपने को उसी हिसाब से अडेप्ट करना पड़ता था। लेकिन आज वैसा नहीं है, आज क्या है, आज हमने पॉसिबिलिटी क्रिएट कर लिए है अपने इन्वायरमेंट में। आज अगर हमको गर्मी लगता है तो हम एसी चला लेते हैं ठंडा के लिए, आज हमें कहीं जाना होता है हम गाड़ी से चल जाते हैं, फ्लाइट है जो कि आपका फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। तो आज हमने पॉसिबिलिटी कर ली, लेकिन हम पढ़ रहे हैं नेचुरलाइजेशन। इसके बाद हम जब पॉसिबिलिज्म पढ़ेंगे तो उसमें अर्ली मतलब आज के एस्पेक्ट को देखेंगे, ठीक। तो यही है कि जब पहले जमाने में जो हमारे ह्यूमन बींग्स थे वो क्या थे कि नेचुरल इन्वायरमेंट के द्वारा क्या होते थे, इन्फ्लुएंस हो जाते थे। वो अडेप्ट कर अपने आप को अडेप्ट करते थे नेचर के हिसाब से। उस समय लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी था, ह्यूमन स्टे भी बहुत पुराना था। तो ये जो इंटरेक्शन था किसके बीच में, पहले जमाने के लोग, प्रीमिटिव ह्यूमन सोसाइटी और स्ट्रांग फोर्सेस ऑफ नेचर, जब ये दोनों का जो इंटरेक्शन था किसके किसके बीच में, फिर से एक बार, प्रीमिटिव ह्यूमन सोसाइटी और स्ट्रांग फोर्सेस ऑफ नेचर, ये दोनों के बीच का जो हमारा क्या है, ये दोनों के बीच का जो हमारा इंटरेक्शन है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, ठीक है। ध्यान से एक बार और अच्छे से, सिंपल अगर आपसे पूछा जाता है कि इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म क्या होता है तो आपको सिंपल लिखना है, इंटरेक्शन बिटवीन प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी और नेचर और ह्यूमन सोसाइटी के बीच में जो रिलेशनशिप है उसी को। लेकिन ये क्वेश्चन पता है 5 मार्क्स के लिए आता है, तो आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा। पहले आप डिफिनेशन लिखोगे, फिर पॉइंट वाइज लिखोगे कि पहले जमाने में क्या था, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी था, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी था तो ह्यूमन बींग को, नेचुरलाइज्ड ह्यूमन को देखते थे, मतलब कि उनको प्रकृति के हिसाब से डालना पड़ता था, जैसा प्रकृति हो उनको प्रकृति का बात सुनते थे, वो डरते थे, उसकी पूजा करते थे, ठीक। नेचर उस समय पावरफुल फोर्स था, लोग क्या करते थे, वर्शिप करते थे। उनका डायरेक्ट डिपेंडेंस था ह्यूमन बींग्स का किसके ऊपर, नेचर के ऊपर क्या था, उनका डायरेक्ट डिपेंडेंस था। और वो क्या कहते थे, वे फिजिकल इन्वायरमेंट को मदर नेचर की तरह प्यार करते थे। पहले उतना पोल्यूशन होता था क्या, नहीं होता था।
पहले मतलब अर्ली ह्यूमन, क्योंकि वो भी समझते थे नेचर की अहमियत को। आज हम अपने डेवलपमेंट में इतना चूर हो चुके हैं, इतना पॉसिबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं अपने सुख सुविधाओं के लिए कि नेचर को बहुत हार्म हो रहा है। ठीक है। आइए अब पॉसिबिलिज्म देखते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। पहले हम लोग नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन पढ़े, दैट मीन्स कि मनुष्य का प्रकृतिवाद। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, मनुष्यवाद, प्रकृति का मनुष्यवाद। ठीक है, आइए देखते हैं क्या हुआ कि सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, क्या कि जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ जैसे जैसे, तो हम लोग क्या करने लगे, बेटर और मोर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी बनाए। गर्मी लगा पंखा चलाओ जी, गर्मी लगा तो पंखा चलाते हैं, ठंडा लगा तो हीटर चलाते हैं, कहीं जाना रहता था चलो चलो फ्लाइट से चलो, फ्लाइट से चलो, कहीं कॉल करना था फोन है। मतलब हम पहले जहाँ डिपेंडेंस थे किसके ऊपर, पहले जहाँ हम डिपेंडेंस थे, हमको जहाँ जरूरत थी, नेसेसिटी का जो स्टेट में थे हम, आज हम फ्रीडम की दौर में चले आए हैं। आज हम डेवलपमेंट करते जा रहे हैं, आज हम प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम पॉसिबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। अब ठीक है, इन्वायरमेंट हमको मौका दे रहा है तो हम पॉसिबिलिटी क्रिएट करें, अच्छी बात है, लेकिन क्या इतना भी हद तक कर दे कि हम प्रकृति को खुद नुकसान पहुंचाने लगे? ऐसा तो नहीं है ना। हमें भी ठीक है, पॉसिबिलिटी क्रिएट करो, कोई दिक्कत नहीं आपको पॉसिबिलिटी क्रिएट करने से, लेकिन एक लिमिट में रखे रहो। और वही लिमिट को हम फिर अगले चैप्टर में, अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। सोचिए कितना अच्छा क्या है, कनेक्टेड है, कनेक्ट करके पढ़ने सीखिए। सबसे पहले हम क्या पढ़े, हम पढ़े कि चल भाई पहले कौन आया, अर्ली ह्यूमन। अर्ली ह्यूमन आए आए सॉरी अर्ली ह्यूमन आया, तो अर्ली ह्यूमन जो थे हमारे, वो डिपेंड रहते थे किस पे, इन्वायरमेंट पे। उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं था, कुछ नहीं था, अर्ली स्टेज में थे। फिर धीरे धीरे जैसे डेवलपमेंट हुआ तो फिर हमने क्या किया, पॉसिबिलिटी क्रिएट किया, हम फ्रीडम के स्टेट में आ गए। फिर अब जब हम लोग अति करने लगे, एकदम एक्सट्रीम करने लगे, तो फिर अब हमको कंट्रोल करना पड़ा। ठीक, तो आइए, तो हमने क्या किया, पॉसिबिलिटी क्रिएट किया रिसोर्स के साथ। ठीक है, हमने कल्चरल लैंडस्केप बनाया। कल्चरल लैंडस्केप कहने का मतलब यहाँ देखिए, जो हमारा ह्यूमन इम्प्रिंट है, आज हम हेल्थ रिजॉर्ट देखते हैं, ह्यूज अर्बन स्प्रॉल देखते हैं, फील्ड देखते हैं जहाँ खेती होता है, ऑर्कार्ड्स, पैस्चर, ये सब एग्जांपल है किसके, ह्यूमन इम्प्रिंट के। और इसी टर्म को क्या कहा गया है, पॉसिबिलिज्म कहा गया है। पॉसिबिलिज्म मतलब क्या होता है, संभववाद। क्या होता है आपका, संभववाद, कि आज हर समस्या का हल है। आज हाँ, टेक्नोलॉजी इस लेवल तक पहुंच गई है कि आपको कुछ भी चाहिए, आपको विद इन अ मिनट मिल सकता है। आपको कोई भी जहाँ का भी जानकारी चाहिए, गूगल कर लो, इतना फास्ट है। तो टेक्नोलॉजी क्या है, आज बहुत अपनी अपर लेवल पे है। नेचर क्या करता है, नेचर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, और हम उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के क्या करते हैं, नेचर को ह्यूमनाइज किए हुए हैं। ठीक, और स्टार्ट वेयरिंग द इम्प्रिंट ऑफ ह्यूमन एंडेवर। आगे देखते हैं, आगे है आपका नियो डिटर्मिनिज्म। नियो डिटर्मिनिज्म का सिंपल मतलब होता है, हिंदी में बोले तो हिंदी में होता है नौ निश्चयवाद। क्या होता है, नौ निश्चयवाद होता है आपका हिंदी में, इसका मतलब क्या होता है, नौ निश्चयवाद। ठीक, एक जियोग्राफर थे जिनका नाम था भैया ग्रिफिथ टेलर। क्या नाम था, ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर, याद किया कीजिए, याद कीजिए क्या है ग्रिफिथ टेलर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया अपना कॉन्सेप्ट, और उस कॉन्सेप्ट को उन्होंने कहा मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग मतलब समझते हो भैया, ना तो आपको ज्यादा डिपेंड रहना है और ना ही ज्यादा आपको पॉसिबिलिटी क्रिएट करना है। सुनिए, आराम से कीजिए, ऐसा मत कीजिए कि आप ही को बाद में नुकसान हो। तो यही चीज है आपका न्यू डिटर्मिनिज्म। क्या है कि स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। डिटर्मिनिज्म में क्या था, पूरी तरह से आप किस पे डिपेंड थे, इन्वायरमेंट पे। ठीक, और पॉसिबिलिज्म में आप क्या थे, टेक्नोलॉजी डेवलप किए, एकदम एब्सोल्यूट नेसेसिटी पूरा एकदम वो डिटर्मिनिज्म में आ गया, और एब्सोल्यूट फ्रीडम आपका पॉसिबिलिज्म में आ गया। तो हमारे जो ग्रिफिथ टेलर थे उनको ये समझ आता, तो वो बताते हैं, अपना कॉन्सेप्ट देते हैं भैया कि ना तो ऐसा सिचुएशन क्रिएट करो कि पूरा नेसेसिटी एकदम डिपेंड होना पड़े नेचर पे, और ना ही ऐसा कंडीशन क्रिएट करो कि पूरा ही फ्रीडम हो जाओ और नेचर को भूल जाओ। तुम नेचर का यूज करो, कोई मना नहीं किया नेचर का यूज करने, लेकिन भैया तुम उसकी आज्ञा से तो करो। इतना भी अखर मत कर दो, इतना भी अति मत कर दो, इतना भी एक्सट्रीम मत कर दो कि बाद में आप ही को पछतावा हो। क्या है, इट मीन्स पॉसिबिलिटी क्रिएट कीजिए ना भैया, करने से कौन रोका है आपको। आप पॉसिबिलिटी क्रिएट कीजिए, लेकिन अपना लिमिट में रह के ना कीजिएगा, जो कि इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करे। अब आप किए जा रहे हो और इन्वायरमेंट भी डैमेज हो रहा है, तो देयर इज नो रन फ्री विदाउट इंसिडेंट। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप करते जा रहे हो तो एक समय ऐसा भी तो आएगा कि इन्वायरमेंट भी डिक्लाइन होगा, उससे भी तो इम्पैक्ट पड़ेगा आपके ऊपर। ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ओजोन लेयर डिप्लीशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, रिसीडिंग ग्लेशियर है, डिग्रेडिंग लैंड है। ये सब छोटा मोटा प्रॉब्लम लगता है आपको, पता है ग्रीन हाउस इफेक्ट और ओजोन सिंपल आपको ओजोन लेयर डिप्लीशन समझते हैं, पता है अगर ओजोन में छेद हो गया, उससे अगर एक भी बूंद
मतलब एक भी रे अगर आपके शरीर पर पड़ता है आपको तुरंत स्किन कैंसर हो जाएगा, सोचिए। तो आप कीजिए ना भैया, आपको करने से कौन रोका, लेकिन एक लिमिट में कीजिए ताकि हमारा इन्वायरमेंट भी बचा रहे। क्या सही है? तो यही का जो हमारा आइडियोलॉजी है किसके द्वारा दिया गया था, ये हमारे ग्रिफिथ टेलर जी के द्वारा दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, आपका 2 नंबर के लिए पूछा जाए चाहे 5 नंबर के लिए पूछा जाए, आइडियोलॉजी आपसे पूछा ही जाएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो अपना ध्यान में रखिएगा। और आपको जो भी मोस्ट बताते जा रहे हैं हम हर वो सब्जेक्ट में, वो आप वीवीआई करके टिक लगा के रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि आपको एम है, आप चाहते हैं कि नहीं अगर आपको टॉप करना है, आपको अच्छे से पढ़ना है, आपको अच्छा रैंक लाना है, देखिए भैया मैं तो पहले ही बता दूं, अगर आप ह्यूमैनिटीज लिए हैं तो आपके पास एक गोल तो क्लियर होगा कि आपको क्या करना है, सिविल सर्विस करना है। मेन जैसे कोई भी आईआईटी क्यों करता है, चाहे इंजीनियर आईआईटी करता ही क्यों है, क्योंकि उसको मेन फोकस क्या है, इंजीनियरिंग करना है। ठीक, ठीक है, बाद में उसका ध्यान कहीं और से कुछ भी बन जाता है, लेकिन मेन फोकस क्या है कि उसको इंजीनियरिंग तो आप भी ह्यूमैनिटीज लिए हो तो आपका एक गोल फिक्स है ना कि आपको भी क्या करना है, आपको भी सिविल सर्विस करना है। तो आपको पढ़ना है, एकदम डीपली पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है और सब चीज समझना है। ठीक, तो आप पढ़ लिए, क्या पढ़े, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। दैट मीन्स कि जब अर्ली स्टेज हो तो उस समय नेचर था, नेचर पे ह्यूमन बीइंग डिपेंड थे, वो हो गया आपका डिटर्मिनिज्म। पॉसिबिलिज्म, फिर धीरे धीरे ह्यूमन को बुद्धि आया, वो क्या करने लगे, पॉसिबिलिटी क्रिएट करने लगे, वो पॉसिबिलिज्म हो गया। फिर पॉसिबिलिज्म क्रिएट करते करते वो अपना एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच गया। तो फिर ग्रिफिथ टेलर जी बोले कि नहीं भैया ऐसे नहीं चलेगा, आपको करना है कीजिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि आप इन्वायरमेंट के साथ कुछ भी कीजिएगा। तो फिर क्या आ गया हमारा न्यू डिटर्मिनिज्म। ठीक, आइए, होप दैट आपको समझ आ रहा होगा। प्लीज कमेंट किया कीजिए आप लोग, क्योंकि कमेंट करते हैं तो ठीक है सर, हम मुझे भी लगता है कि हाँ आपको समझ आ रहा है। तो कृपया कमेंट किया कीजिए आप, और शेयर भी किया कीजिए अपने दोस्तों से। ठीक, और जो भी दिक्कत होता है, जो भी कुछ समस्या होती है, आपको क्या लगता है कि और क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या अच्छा दे सकते हैं आप लोगों को, वो सब भी आप कमेंट करके जरूर बताया कीजिए। आगे आते हैं, जो आपको बुक में थॉट 3 तो दिया है। पहला थॉट कौन सा है? पहला थॉट है आपका वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट। ये थॉट में क्या बताया गया? ये थॉट में मेनली फोकस किया गया आपका सोशल वेलबींग ऑफ द लोग, कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, समाज में कैसे अच्छे से रह सकते हैं। देखिए, सिंपल अगर सोशल वेलबींग की बात करें तो लोगों के रोटी कपड़ा मकान, ठीक, ये सबसे बेसिक चीज होता है कोई भी ह्यूमन बीइंग के लिए। लेकिन जब आपके पास रोटी भी आ गया, कपड़ा भी आ गया और मकान भी आ गया, उसके बाद आप क्या देखेंगे? हाउसिंग तो ठीक है, उसके बाद आप स्वस्थ रहने देखेंगे। कोई भी मनुष्य कैसे अच्छा से रह सकता है? वो वो तो हेल्दी रहेगा और एजुकेटेड रहेगा, तो वह समाज में क्या हो सकता है, अच्छे से रह सकता है। ठीक, जियोग्राफिकर है ऑलरेडी, ये जियोग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग को आपका पोस्ट ग्रेजुएट सर्कुलर में इंट्रोड्यूस कर चुका है पेपर का। ये वैसा मेन टॉपिक नहीं है, इससे आपको क्वेश्चन भी नहीं आता है। ठीक, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आता तो मैं आपको समझाऊंगा नहीं, मैं आपको बता देता हूँ सिंपल में। ठीक, लेकिन ये वैसा टॉपिक नहीं है। वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट में सिंपल आपको की सोशल वेलबींग से कि समाज में जो हमारे लोग हैं वे सामाजिक तौर से कैसे अच्छे से रह सकते हैं। तो आपको नॉर्मली पता है कि हाउसिंग सबको चाहिए, सबको एजुकेशन चाहिए, सबको हेल्दी। आप हेल्दी रहोगे, स्वस्थ रहोगे तभी ना पढ़ोगे। एक कहावत है ना कि स्वस्थ मन में ही शिक्षा का विकास होता है, मतलब स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। तो वैसे ही समझ लीजिए कि मन स्वस्थ रहे, शरीर स्वस्थ तो मन स्वस्थ, और मन स्वस्थ तो अच्छा से पढ़ पाएंगे आप। ठीक, आगे रेडिकल विचारधारा। रेडिकल विचारधारा में पता मार्क्सवाद वाला लोग आते हैं, मार्क्सिज्म। देखिए मार्क्सिज्म थ्योरी लिखा हुआ है ना, मार्क्सिज्म। पता पॉलिटिकल में इससे रिलेटेड आप एक बहुत अच्छा चीज पढ़िएगा मार्क्सिज्म आइडियोलॉजी पे। मार्क्सवाद जो है वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को दिया। ठीक, और उससे निकला था बाद में क्या, कम्युनिस्ट पार्टी निकला, कम्युनिस्ट पार्टी के विचारधारा से फिर बाद में नेक्सलाइट निकलता है। जो आप सुनते हो ना नेक्सलाइट, पढ़ना आप, पॉलिटिकल में पढ़ाऊंगा मैं नेक्सलाइट मूवमेंट, बहुत मस्त मजा आएगा नेक्सलाइट। तो अभी यहाँ देखते हैं हम लोग, और पता है जी सब सब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट, इसमें क्या है कि मार्क्सियन थ्योरी ये एक्सप्लेन करता है कि जो गरीबी है, बेसिक कॉज ऑफ पॉवर्टी, जो गरीबी है, जो भूखमरी है, और जो सोशल इनइक्वालिटी है, वो आज के समस्या में आज क्या हो रहा है, डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म, पूंजीवाद के चलते, पूंजीवाद के चलते क्या हो रहा है, ये सब निकल रहा है। सिंपली पता है नेक्सलाइट लोग मेन पता है पूंजीवाद के ही खिलाफ होता है। कोई भी अगर आप नेक्सलाइट लोग अगर किसी गांव में और उस गांव में डेवलपमेंट के लिए कोई अगर कैपिटलिस्ट बात चल जाता है तो उन लोग उसको वहां करने नहीं देता काम अच्छे से। कैपिटलिस्ट का बहुत खिलाफ होता है इन लोग। ठीक, थर्ड आपका है बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट। बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट
इसमें क्या किया है, ज्यादा जोर किस पे दिया गया है, किस सोशल कैटेगरी। जैसे कि आपका एथनिसिटी हो गया। एथनिसिटी का सिंपल मतलब होता है ये सब जो आपका धर्म वर्म देखते हो ना आप लोग कि कौन कौन सा एथनिक ग्रुप से होता है दैट मीन्स कि रिलीजन में तो आपका हिंदू ये सब आ गया, एथनिक में आपका आर्य हो गए और बाकी सब भी। बुक में आप देखिएगा एक में होगा आपका आर्य होगा और भी ऑस्ट्रिक ये सब करके होगा, ठीक, वो सब एथनिक में कहलाता है। फिर आपका फेस, ये सब मतलब जो आपका डिस्क्रिमिनेशन वाला बेसिस नहीं आता, सेक्स हो गया, एथनिसिटी हो गया, फेस हो गया, स्किन हो गया, रिलीजन, ये सब क्या आता है, बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट में आता है, ठीक। आइए अब आगे देखते हैं, आगे कुछ फील्ड एंड सब फील्ड, ये आपका लास्ट टॉपिक है, फील्ड एंड सब फील्ड। पहले बता दूं आपको कि आप अगर ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट तो अपने आप को कभी माइंड में ये मत सोचिएगा ना कि आप कुछ नहीं है। बहुत लोग आपको सोचेंगे, बहुत पता है हमारे सोसाइटी में ये एक ऑर्थोडॉक्स सोच बन चुका है कि ह्यूमैनिटी वाले स्टूडेंट हैं तो ये ऐसे हो सकते वैसे, ऐसा कुछ नहीं है भाई। आप एक अच्छे सब्जेक्ट लिए हो, आप ह्यूमैनिटीज, आप जो लिए हो ह्यूमैनिटीज, वो क्यों लिए हो, क्योंकि आपको सोचना है सिविल सर्विस करना है या फिर कुछ और भी बहुत से स्कोप है। ऐसा मत समझो आप क्या सोच दोगे कि सिर्फ सिविल सिविल सर्विस है, सिविल सर्विस अगर छोड़ दो, पता है आप पॉलिटिकल साइंटिस्ट बन सकते हो। पॉलिटिकल साइंटिस्ट दैट मीन्स कि सोच सकते हो आप। पॉलिटिकल साइंटिस्ट क्या होता है, पता है क्या होता है कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट का आज डिमांड है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनके पास पता है कैंपेनर होता है, मतलब जिसको पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट कहते हैं, जो स्ट्रेटजी लगाता है, जो जिसके पास इतना नॉलेज होता है कि वो आपको वहाँ की वहाँ का आपका जो सोसाइटी बैकग्राउंड है उस हिसाब पे आपको बता सकता है कि कौन सा किसको कितना वोट मिलेगा, कौन कितना कैसे क्या आप स्ट्रेटजी लाओगे, क्या आप करोगे उस सोसाइटी में कि लोग आपको वोट दें। आप एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट का नाम सुनोगे, पता है क्या, प्रशांत किशोर, बहुत फेमस है, बहुत फेमस। जितने भी बड़े बड़े आप आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल को सुने होंगे, आप ममता बनर्जी को सुने होंगे, आप ये नीतीश कुमार को सुने होंगे, ये सब जितने बड़े बड़े पॉलिटिशियन है कर्नाटक के आपके हो गए, ये सब बुलाते हैं प्रशांत किशोर को किस लिए पता है, ये बुलाते हैं आपको उनको स्ट्रेटजी बनाने के लिए। तो आप ऐसा मत सोचना कि आपके पास अगर आप ह्यूमैनिटीज लिए हो तो आपके पास कुछ स्कोप नहीं, आपके पास बहुत स्कोप है। क्यों आप ग्राफिक डिजाइनर नहीं बन सकते हो क्या? आज ग्राफिक डिजाइनर कितना मार्केट में डिमांड है। आप ये आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया में जा सकते हो, आर्कियोलॉजी से रिलेटेड मूवी है एक अक्षय कुमार जी का, वो भी आप देख सकते हो। तो देखिए हमको पता है मैं थोड़ा सा भी टॉपिक से इधर आ चुका, लेकिन ये सब भी आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जिस में रह रहे हो आपको अगर मान लीजिए कोई मिलेगा तो आपको टोन मार सकता है कि भाई देखना आर्ट्स के स्टूडेंट है ऐसे ऐसे। तो आपको नहीं सोचना, आपको एक्सप्लेन करना है, आपको बताना है कि भाई आप ये सब सोच रहे हो ये सब गलत है, आप भी कुछ हो, ठीक। आपके पास नॉलेज नहीं है वो अलग चीज है, लेकिन आपको नॉलेज रखना होगा, आपको जानना होगा। आइए अब फील्ड एंड सब फील्ड ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी को जानते हैं, ठीक। फील्ड ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी का फील्ड बहुत बड़ा है। ये ह्यूमन जियोग्राफी जो क्या है वो क्या करता है, एक्सप्लेन करता है ह्यूमन लाइफ के सारे एलिमेंट को और जो भी अकर हो रहे हैं। ह्यूमन जियोग्राफी जो है वो हाईली इंटरडिसिप्लिनरी नेचर का है। हाईली इंटरडिसिप्लिनरी नेचर का कहने का मतलब होता है ये देखिए अगर आप किसी चीज को रिलेट करके पढ़ोगे बहुत मजा आएगा, ठीक। ये क्या करता है आपका, डेवलप करता है क्लोज इंटरफेस बाकी अदर डिसिप्लिन से। डिसिप्लिन कहने का मतलब यहाँ पर अदर सब्जेक्ट हो गया आपका, क्या हो गया, अदर सब्जेक्ट हो गया, जिसको हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं, ठीक। आगे है जी, जैसे जैसे नॉलेज एक्सपेंड होता है नया नया सब फील्ड भी इमर्ज होते रहता है। आइए आपको नेक्स्ट वाला हम दिखाते हैं। देखिए पहले आता है आपका सोशल जियोग्राफी, जो समाज से रिलेटेड है, सोशल सो देखिए कितना स्कोप है, दिखा रहा है सोशल जियोग्राफी। सोशल जियोग्राफी में बिहेवियरल जियोग्राफी, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में क्या आप डॉक्टर, क्या आप साइकोलॉजी लेके नहीं बन सकते हो डॉक्टर? आज कितने साइकोलॉजिस्ट है, कितने लोगों को आज डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, माइंड का प्रॉब्लम है, क्या वो लोग साइकोलॉजी में नहीं जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते हैं? क्या ये आपके पास स्कोप नहीं है कि आप एक साइकोलॉजिस्ट बन सको? और देखिए आप सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी पढ़ के आप पता है क्या कर सकते हो, आप एक बेटर समाज सोसाइटी को समझ सकते हो, कैसे सोसाइटी वर्क करता है, ठीक। उसके बाद आता है आपका जियोग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग, उसमें वेलफेयर इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स क्या कोई छोटा मोटा चीज है, पूरा कंट्री, भाई इकोनॉमी समझ रहे हो आप, कोई भी कंट्री ना आप उसके इकोनॉमी पे डिपेंड रहता है, कोई बिना इकोनॉमी का कोई कंट्री कैसे चल सकता है। फिर आपका आ जाता है कल्चरल इकोनॉमी में एंथ्रोपोलॉजी, विमेन स्टडी, हिस्ट्री, हिस्ट्री अलग आपका एक बड़ा स्कोप है, एपिडेमोलॉजी, अर्बन स्टडी, प्लानिंग। लास्ट चैप्टर आप पढ़ोगे ना जब आपको लास्ट चैप्टर आपका कौन सा हो गया, चैप्टर 10 जो आपका जिसमें आपका ये
अर्बन सेटलमेंट, सॉरी ह्यूमन सेटलमेंट जो है उसमें आप पढ़ना, जो कैनबरा सिटी जो है ना आपका ऑस्ट्रेलिया कैपिटल है कैनबरा, कितना सारे सिटी को प्लान करके बनाया जाता है, तो वो सब प्लानिंग कैसे होता है जियोग्राफी भी पढ़ने से। जियोग्राफी के अंदर एक ब्रांच आता है, कैसे कोई शहर को बसाना है, कैसे उस शहर में कैसे लोग रहेंगे, वो भी क्या होता है कि स्कोप है वो सब। ठीक है, आप आप ऐसे सोसाइटी में भी ऐसे रह रहे हो कि आप नहीं जानते होगे कि अर्बन प्लानर कौन है ये सब, लेकिन बाहर जाओगे ना तो बाहर बहुत डिमांड है कि अर्बन प्लानिंग कैसे होता है क्या होता है। फिर मेन आपका पॉलिटिकल साइंस, खुद में एक बड़ा ब्रांच है। सीफोलॉजी, इलेक्टोरल, इलेक्टोरल जियोग्राफी का है, कैसे वोट होगा, कैसे क्या होगा, कैसे क्या करना चाहिए इलेक्शन से रिलेटेड। मिलिट्री साइंस, मिलिट्री साइंस अलग, कौन से जगह में कैसे वेपन्स यूज होंगे, कैसे आर्म्स यूज होंगे, कैसे बैरक बनाए जाएंगे, वो सब मिलिट्री साइंस में आपको बताया जाएगा। कोई अगर जगह ज्यादा टेम्परेचर वाला है उसमें कैसे लोग सरवाइव कर पाएंगे। डेमोग्राफी, कोई भी पॉपुलेशन आप देखते हो ना बहुत सारा डाटा निकाला जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ये, तो वो सब कैसे निकाला जाता है डेमोग्राफी से। अर्बन रूरल प्लानिंग, ठीक, यहाँ देखिए रिसोर्स इकोनॉमी, कहाँ गया, इकोनॉमिक्स खुद में मेन ब्रांच है। रिसोर्स इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर साइंस, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, ये सब जियोग्राफी में आता है आपका। बताइए, तो क्या आप कह सकते हैं कि आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हो के अपने को कमजोर समझिएगा? नहीं, ये गलत है, कभी भी ऐसा मत कीजिएगा। यू आर सो मच स्ट्रांग, आपको अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट लाइए, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आपका स्कोप छोटा नहीं है, ठीक ना, बहुत कुछ कर सकते हैं आप। एग्रीकल्चर के फील्ड में जाना चाहोगे तो जियोग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर आपके लिए। आज एग्रीकल्चर कहाँ डेवलपमेंट कर रहा है, बहुत टेक्नोलॉजी हो गया है, अगर आप सीख लें तो क्या आप खुद से अपना एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं क्या? इंडस्ट्री, आज इंडस्ट्री डे पर डे, आज डे बाय डे इंडस्ट्रीज कितना ग्रो कर रहा है कि नहीं, बहुत सारे इंडस्ट्रीज है। आप अगर उस चीज को जान जाएंगे, इंडस्ट्रीज के बारे में समझ जाएंगे, आप इंडस्ट्री चैप्टर पढ़ोगे तो इंडस्ट्री कैसे स्टैब्लिश होगा, ये सब कौन पढ़ता है, कहाँ पढ़ते हैं हम लोग, जियोग्राफी में पढ़ते हैं। उसके बाद आप बहुत सारे इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ते हैं। और अगर आप डीप नॉलेज जाओगे, मान लो बड़े बड़े इंडस्ट्री, मान लो आपको इंडस्ट्री, आपको अगर इंटरेस्ट हुआ लार्ज बिग इंडस्ट्री में, लार्ज स्केल इंडस्ट्री में, आप वहां जाइए, जानोगे उसके बारे में, जानोगे उसकी चीज के बारे में जानोगे। ठीक, तो बहुत स्कोप है, ब्रॉडर स्कोप है। ठीक, आपको बस पढ़ना है, इंटरेस्ट लाना है, समझना है, अपने को अपने किसी से कंपेयर मत कीजिए, अपने को समझिए कि हाँ आप भी हैं। ठीक, तो आशा है कि आपको समझ आया होगा। ऐसे ही आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा, और चैनल को कृपया कर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों को भी ट्राई कीजिएगा कि जितना ज़्यादा क्या कर सके शेयर कर सके करिएगा। और कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। ठीक, आगे नेक्स्ट डे अब आपसे आपसे डेली कोई ना कोई टॉपिक पे, कोई ना कोई टॉपिक पढ़ाने में जरूर आऊंगा। ठीक, कुछ दिन हो सकता है उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि मैं डेली से डेली आपको डेली एक चैप्टर पढ़ाऊं। और आपके लाइफ में भी अगर कुछ आपको कुछ समझ नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम है कुछ, तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उस पर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। ठीक है, थैंक यू, गुड डे। चैनल पे ऐसे ही बने रहिएगा।